वेलकम फ्रेंड्स। एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम कुछ एनालिसिस के टाइप्स देख लेते हैं। कौन से एनालिसिस होते हैं और वो ई टाइप्स में परफॉर्म होते हैं, इसलिए एनालिसिस के टाइप्स देखने ज़रूरी है और उनके पीछे की जो कंसेप्ट है वो समझ लेना ज़रूरी है। क्योंकि कैसा है, देखो, ये एनालिसिस हम करते हैं बट उसका जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो बिहाइंड दी स्क्रीन परफॉर्म होता है, क्योंकि वो परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर। बट वो परफॉर्म भले ही वो करता है, हमें उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली एनालिसिस के दो टाइप्स हैं, एक तो स्टैटिक एनालिसिस और दूसरा डायनेमिक एनालिसिस। तो स्टैटिक एनालिसिस में जैसा कि उसके नाम में उसका मीनिंग है, स्टैटिक मीन्स वो स्थिर है, यानी कि वो मूविंग नहीं है, तो स्टेशनरी है वो। और डायनेमिक में वो मूविंग रहता है। तो बेसिकली ये फिजिकल बिहेवियर जो है वो उसके ऊपर फोकस करता है, बट इसमें टाइम मायने नहीं रखता। और डायनेमिक एनालिसिस में टाइम बहुत मायने रखता है। It focuses on the changes occurring in the physical behavior of structure, and it focuses on the changes occurring in physical behavior with respect to time. So it tells about condition of equilibrium and not tells the path of change. यानी कि ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो ही हमें बताता है। पाथ ऑफ चेंज जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो कैसा उसका मूवमेंट होगा, या तो फिर उसकी कैसी बाकी के जो फैक्टर्स है उनके ऊपर क्या असर होगा, वो ये स्टैटिक एनालिसिस में नहीं पता चलता। सिर्फ वो इक्विलिब्रियम, हाँ बस इक्विलिब्रियम तक ही उसे जाना है और वो इक्विलिब्रियम तक ही जाता है बस। और जबकि डायनेमिक एनालिसिस में जैसे कि ये मूविंग है, इसलिए वो हर एक चीज, हर एक फैक्टर हमें बताता है डायनेमिक एनालिसिस में। देखो यहाँ पे पाथ ऑफ चेंज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। पाथ ऑफ चेंज हमें वो बताता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑफ कोर्स। इन दिस केस लोड वरीज वेरी स्लोली एंड ड्यूरिंग स्लो मोशन ऑफ लोड फिजिकल बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग इज नोटेड। लोड जो है वो लोड अप्लाई होता है बिल्डिंग के ऊपर, बट वो लोड कैसे वो ट्रीट करता है, इन स्लो मोशन, यानी कि स्लोली। मोशन है ही नहीं। देखो, एक चीज एक्स से निकली वाई तक गई, तो वाई तक जाने के बाद, वाई उसके ऊपर टच होने के बाद उसको क्या इफेक्ट होगा, बस इतना ही। वो इलास्टिक स्टेज तक वो हमें बताता है बिहेवियर। जबकि डायनेमिक एनालिसिस में लोड वरीज रैपिडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो कैसा है, लैटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम में रैपिडली मूविंग लोड के जो बिहेवियर है वो नोट डाउन होते हैं। तो लोड वरीज रैपिडली एंड ड्यूरिंग फास्ट मोशन डिफरेंट वाइब्रेशन मोड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिल्डिंग शुड बी नोटेड। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो फास्ट मोशन जब भी होता है लोड का, तो वो इफेक्टिव बिहेवियर नोट डाउन करता है डायनेमिक एनालिसिस में। ये बेसिकली फर्क है स्टैटिक और डायनेमिक में। अभी स्टैटिक एनालिसिस के दो टाइप्स है, लीनियर स्टैटिक और नॉन लीनियर स्टैटिक। लीनियर स्टैटिक का एक बेस्ट एग्जांपल टेक्स्ट बुक में हमें मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड अर्थक्वेक एनालिसिस की, वो लीनियर स्टैटिक मेथड है। इन दिस एनालिसिस देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लीनियर बिहेवियर जो है बस उतना ही लीनियर एनालिसिस, लीनियर स्टैटिक में नोट डाउन होता है, वो करता है। लीनियर बिहेवियर मतलब ग्राफ अगर हम निकाले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन से अगर निकली लाइन तो वो स्ट्रेट लाइन तक जाती है,
तो उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। यानी कि फोर्स बढ़ाया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फोर्स घटाया तो डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा, इसलिए लीनियर रिलेशन। बट अभी इन दिस एनालिसिस नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये नॉन लीनियर जो रिलेशन है वो बताता है नॉन लीनियर स्टैटिक में। स्ट्रेसेस रिमेन्स इन लीनियर इलास्टिक रेंज, देखो मैंने बताया था इलास्टिक रेंज, इलास्टिक बिहेवियर वो पता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने देखा है क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो बियॉन्ड सर्टन लिमिट दैट इज लीनियर रिलेशनशिप दैट इंडिकेट बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेट लाइन है ना जो ओरिजिन से निकलती है और एक हद तक जहां तक उसका इलास्टिक रेंज है वहां तक वो स्ट्रेट लाइन जाती है और फिर आगे जाके वो ऐसे कर्व होके फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है, मालूम है क्या? टेक्स्ट बुक्स में याद है क्या? तो वो नेक फॉर्मेशन होता है देखो उसमें, तो वो नॉन लीनियर कर्व है आगे वो जो जाने वाला, सर्टन पॉइंट तक वो स्ट्रेट लाइन जाता है, वो लीनियर स्टैटिक में आता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर स्टैटिक में दिस इफेक्ट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियरिटी यानी कि लार्ज डिफॉर्मेशन एंड मटेरियल नॉन लीनियरिटी, मतलब इलास्टोप्लास्टिक, वही जो नेक फॉर्मेशन वाला इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स इधर कांस्टेंट रहता है, इधर कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरिएबल रहता है, और ये सॉल्विंग प्रोसेस रिलेटिवली शॉर्ट रहती है। ये डिफरेंट सॉल्विंग स्ट्रेटेजी हैज बीन यूज्ड इन दिस एनालिसिस। उसके बाद नॉन लीनियर स्टैटिक के जैसे मैंने बोला ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियर और मटेरियल नॉन लीनियर। तो ज्योमेट्रिकल में और 3 टाइप्स होते हैं, पी डेल्टा एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस एंड बकलिंग एनालिसिस। जबकि मटेरियल नॉन लीनियरिटी में क्रीप एनालिसिस, श्रिंकेज एनालिसिस एंड मटेरियल स्ट्रेंथ एनालिसिस। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, क्रीप श्रिंकेज आपको मालूम होगा, कंक्रीट का क्रीप श्रिंकेज प्रॉपर्टी और वो मटेरियल स्ट्रेंथ। तो पी डेल्टा ज्योमेट्रिक लिनियरिटी जो है वो बेसिकली डील करती है ज्योमेट्री से, बिल्डिंग की ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री, उससे वो डील करती है। अब पी डेल्टा एनालिसिस क्या है? पी डेल्टा एनालिसिस इट इज सेकेंडरी इफेक्ट ऑन shear force and bending moment of lateral load resisting element generated under the action of vertical loads interacting with lateral displacement of the building resulting from seismic effect। देखो एक तो प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, जब बिल्डिंग के ये केस देखते हैं, जब बिल्डिंग के ऊपर वर्टिकल यानी कि ग्रेविटी लोड अप्लाई होता है, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी इफेक्ट। तो ग्रेविटी लोड अप्लाई होने के बाद क्या होता है, उसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों भी जनरेट होती है, बरोबर। अब जब बिल्डिंग लैटरल लोड अप्लाई होता है, हॉरिजॉन्टल लोड, तो बिल्डिंग टुवर्ड्स सर्टन डिस्टेंस मूव होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्डिंग मूव होने के बाद कॉलम के ऊपर देखो LLRE मतलब लैटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट, ये कॉलम को कहा जाता है, कॉलम को लैटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लैटरल लोड रेजिस्ट करता है, बियर करता है वो लैटरल लोड, सिंपल है। हालांकि लैटरल लोड बीम और स्लैब भी बियर करते हैं, बट वो बहुत ही माइनॉरिटी रहता है, उसका मेजॉरिटी जो रहता है वो कॉलम ही बियर करता है। हाँ, उसको हेल्प करते हैं जरूर ये दोनों। तो इस केस में क्या होता है, प्राइमरी तो ये ग्रेविटी लोड और सेकेंडरी ये लैटरल लोड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, वो बिल्डिंग डिफ्लेक्ट होती है, और वो डिफ्लेक्शन होने के बाद में एक सेकेंडरी इफेक्ट जनरेट होता है, जो कि ये कॉलम जो है ना, कॉलम को टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में मूव करता है, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम करने के लिए इस डायरेक्शन में कॉलम को शिफ्ट करता है। तो इसलिए एक सेकेंडरी इफेक्ट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं पी डेल्टा इफेक्ट।
उसको क्या बोलते हैं, पी डेल्टा इफेक्ट। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक कॉलम यानी कि लैटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट सफर्स फ्रॉम एडिशनल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लोड एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज पी डेल्टा इफेक्ट। अब होता क्या है, पी मतलब ये वर्टिकल लोड और डेल्टा मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इसको पी डेल्टा इफेक्ट, पी डेल्टा एनालिसिस ऐसा बोलते हैं। ठीक है,